हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद तपेंद्र सिंह। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद तपेंद्र सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी एनटीपीसी का प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट आप लोग बना कर रखिए, लेकिन उसमें नहीं जाना है। हम सीधा विषय वस्तु पर आते हैं। आज जो है सबसे डिमांडेड टॉपिक, जो सबसे डिमांड में है, डिमांडेड टॉपिक और जिस पर बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे और इसको पार्ट बाय पार्ट करके पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर देंगे। और उस टॉपिक का नाम है, सब जानते हैं, वेरी हॉट टॉपिक, अलजेब्रा। तो आज हम अलजेब्रा शुरू करने जा रहे हैं और ऐसा अलजेब्रा आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आज आप मेरे साथ बने रहिए बोर्ड पर। चलिए, आज मैं अलजेब्रा आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ। तो लिखिए, पहले मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ आपको, टॉपिक बाय टॉपिक पूरी तरह से मैं पढ़ाऊंगा। अलजेब्रा का जितने भी पार्ट हैं सबको मैं ख़त्म करूंगा विद क्वेश्चन के साथ, आपको कहीं कोई डाउट नहीं होने वाली है। तो अलजेब्रा में देखिए, स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। इसके जो हिंदी नाम है, इसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणित, ठीक है। तो अलजेब्रा को भी हम पार्ट में पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत सारे पार्ट है, इसको पार्ट बाय पार्ट करके हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा में जो है हम इसको बता रहे हैं कि कैसे पढ़ना है। अलजेब्रा में पहले पढ़ेंगे हम लोग पोलिनोमियल, ठीक है। अलजेब्रा में हम पहले क्या पढ़ेंगे, पोलिनोमियल। उसके बाद इसी का जो सेकेंड फॉर्म है, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। सब लोग परिचित होइएगा, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। इससे बहुत ज़्यादा सवाल आता है, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद सब जानते होइएगा इसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, लॉजिक बेस्ड। सबसे महत्वपूर्ण जो होने वाला यही, जिसमें आपका काफी समय बचाएगा। हम लॉजिक से सेकंडों में क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। लॉजिक लगा दिए, क्वेश्चन खत्म। तो लॉजिक बेस्ड, ठीक है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। मैं पहले इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं क्या करूंगा, इसको जो है इस तरह से पढ़ेंगे, पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे। पहले पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, जिसको द्विघात समीकरण या त्रिघात समीकरण बोलते हैं, और लॉजिक बेस्ड इसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, जिसमें जैसे आपको बताया था किसके आता है, x + 1/x, या फॉर्मूला हो गया a + b, या a क्यूज और b क्यूज और c क्यूज का मान दे देगा। इस तरह से जो भी है, ये सब बेसिक में हम लोग पढ़ेंगे। और लॉजिक बेस्ड में क्या होगा, इसमें जो हम लोग कंसेप्ट जानेंगे, हम दो कंसेप्ट जानेंगे। क्या, होमोजेनियस इक्वेशन, और दूसरा कंसेप्ट जानेंगे कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। ये क्या है, अभी केवल अभी इंट्रोडक्शन देख लीजिए, ये क्या है। इसके बारे में जिस दिन आपको हम बताएंगे, उस दिन पूरे डिटेल से बताएंगे कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या है, और होमोजेनियस इक्वेशन एंड इट्स डिग्री। डिग्री के बेस पर हम किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजीली क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप देखते ही आंसर मरिया कि यही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो हम जिस दिन आपको इस टॉपिक पढ़ाएंगे, उस दिन आपको डिटेल में बताएंगे कि कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या है, ये कैसे पहचानेंगे, कहाँ सिमेट्रिकल रूल रहेगा, कौन सा इक्वेशन होमोजेनियस है, डिग्री के बेस पर इसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। सब इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें ऑप्शन भी होगा, सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल। तो मैं इसको मिटाता हूँ और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पोलिनोमियल। तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दें, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो आइए, पोलिनोमियल को हम स्टार्ट करने से पहले पोलिनोमियल स्टार्ट करता हूं।
इससे पहले कुछ एक दो टर्म है जिसको हम लोग जानेंगे। पोलिनोमियल, इसका जो हिंदी नाम है इसको बोलते हैं बहुपद, हमने जिसमें बहुत सारे पद हो। इसको इस पर आने से पहले मैं जरा आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। इसमें जो आता है आप लोग जानते होइएगा, अलजेब्रा में पहला टर्म है व्यंजक। पहला टर्म क्या है? व्यंजक, जिसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजक। हम दोनों लैंग्वेज में चलेंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उसको भी दिक्कत नहीं होगा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उसको भी दिक्कत नहीं होने वाला। तो पहला जो है एक्सप्रेशन, तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि व्यंजक कहेंगे किसको। तो देखिए व्यंजक जो होता है, व्यंजक इसका जो मान लीजिए y है बराबर, मैं कोई भी इक्वेशन में इस पर लिख लेता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3y³ प्लस जेड। ठीक है, एक छोटा सा इक्वेशन है, छोटा सा हमने एक्सप्रेशन दिया, सॉरी इक्वेशन नहीं, छोटा सा एक्सप्रेशन दिया है। और एक्सप्रेशन एक्चुअल में है क्या? देखिए इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे वेरिएबल एक टर्म आया, वेरिएबल, ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल हो गया तो वेरिएबल को बोलते हैं चर, मतलब जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो एक्सप्रेशन किसको कहेंगे? देखिए एक्सप्रेशन क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, हमें पता नहीं एक्स वाई जेड क्या होगा, इसका मतलब इसका मान कुछ भी हो सकता है। जिस पॉइंट पर एक्स का मान हम अलग अलग रखेंगे, जैसे मान लीजिए एक्स का मान 1 रखे, वाई का मान 1 रखे, जेड का मान 2 रखे, तो वाई बदल जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा इसको बोलेंगे क्या? इसमें देखिएगा और ध्यान से, वाई एक्स जेड क्या हो गया, ये सब क्या होगा? ये सब हो जाएगा आपको, इस सब का नाम है वेरिएबल। ठीक है, लेकिन एक्स वाई और जेड इसका मान क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब हम इसका मान कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y जो होगा, जिसका मान इस x, y और z पर निर्भर करता है, हम जो रखेंगे इसका मान, उसका मान यही होने वाला है। कहने का मतलब इस पर ये डिपेंड है, मतलब इस पर ये क्या है? डिपेंड है, उसको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब डिपेंडेंट मींस क्या हो गया? अधीन, मतलब स्वतंत्र हो गया, मतलब ये स्वतंत्र वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो स्वतंत्र है, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसका मान जो होगा इसी के थ्रू निकलेगा। तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट, मतलब इस पर निर्भर है। ठीक है, तो आपको कई दिक्कत नहीं होगी। स्वतंत्र वेरिएबल, अस्वतंत्र वेरिएबल, अस्वतंत्र वेरिएबल। तो एक्सप्रेशन कहेंगे किसको? तो हम क्या निकाले? वेरिएबल के बीच में ही रिलेशन निकाले हैं ना अभी, तो इसको क्या बोलेंगे? रिलेशन इन बिटवीन वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। मतलब एक्सप्रेशन उसको कहेंगे जो चरों के बीच को संबंध को बताता है। चरों के बीच जो भी संबंध होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मान लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी एक प्रकार का एक्सप्रेशन है। दूसरा ले लीजिए x³ प्लस 3x² प्लस 9, ये सब के सब क्या है? एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन सब के सब एक्सप्रेशन है जिसमें रिलेशन क्या दिया हुआ है? x है, y में रिलेशन है, x² इसमें x में रिलेशन है, इसका मान लीजिए p है, इसका मान लीजिए q है। ठीक है, ये सब एक्सप्रेशन है। तो आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा कि फिर इक्वेशन किसको कहते हैं। तो इक्वेशन भी ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे हम लिख लेते हैं x² प्लस y² प्लस 3xy, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यदि एक्सप्रेशन के बराबर में हम जीरो कर दें, जैसे एक्सप्रेशन है इसके बराबर हम जीरो कर दिए, तो इसका नाम हो जाता है इक्वेशन। तो आप आज से नहीं फंसेंगे कि इक्वेशन किसको कहेंगे। तो एक्सप्रेशन हो गया रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, और इसी एक्सप्रेशन को यदि हम जीरो के बराबर लिख दे तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समीकरण। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसको किसको क्या बोलेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं पोलिनोमियल पर। पहले थोड़ा मैं बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दिया हूं, अब मैं आता हूं पोलिनोमियल।
पोलिनोमियल कहेंगे किसको? बहुपद। नाम से यह स्पष्ट है, बहुपद। बहु माने बहुत सारा और पद माने टर्म, जिसमें बहुत सारे पद यानी एक से अधिक टर्म हो, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से अधिक टर्म हो लेकिन एक चर में हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। तो देखिए पोलिनोमियल का डिफिनेशन हो गया, इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, लिख देता हूं। पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ, देखिए एक्सप्रेशन तो अभी बताए हैं, एक्सप्रेशन भी आ गया। पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल having non-negative integer power। कहने का मतलब पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल हैविंग नॉन निगेटिव इंटीजर पावर। इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमने आपको बताया है एक चर में, बहुपद जो है एक चर में वैसा व्यंजक है जिसके जितने भी चर होंगे सभी के सभी क्या होंगे? धनात्मक होंगे, यानी नॉन निगेटिव होंगे। मतलब जो धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। इंटीजर में से होता है पूर्णांक, मतलब पूर्णांक जो होता है नंबर लाइन पर यदि इसको दर्शाएंगे पूर्णांक को, तो इधर 0 हो गया, इधर हो गया -1 -2 होता है ना, 1 2, तो इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया निगेटिव। तो इंटीजर का जो भी चर होगा, चर का जो पावर होगा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल दे दिए x² + 2x + 1, ये पोलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि इसके पावर में प्लस है, x² प्लस है, पॉजिटिव है, मतलब इसका डिफिनेशन यही हुआ ना, पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। इसमें वेरिएबल क्या होगा? सिंगल वेरिएबल में होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें वेरिएबल जो होगा केवल और केवल सिंगल होगा। देखिए x² + 2x + 1 क्या है? यहाँ भी x वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है, पहला निशान। दूसरा पावर यहाँ देखिए प्लस में है, यहाँ भी पावर देखिए प्लस में नहीं है, कुछ है तो +1, तो क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। यदि हम यहीं पर लिख दिए x² + y², तो क्या ये पोलिनोमियल है? तो आपको सीधा आपको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए कि पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दो वेरिएबल में है और दो वेरिएबल को हम लोग पोलिनोमियल में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये होगा लेकिन पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो जाएगा, इसलिए ये बेसिक से आपके सिलेबस में ये सब नहीं है, इसलिए पोलिनोमियल नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा इसका फॉर्म क्या है, इसके फॉर्म से क्वेश्चन आता है। पहले मैं आपको फिर से आगे एग्जाम्पल ही बताऊंगा, लेकिन पहले इसका फॉर्म क्या है। डिफरेंशन भी लिखते जाइए, बहुत अच्छा से आएगा ध्यान में। फॉर्म मतलब इसका रूप, पोलिनोमियल को किस रूप में लिखते हैं? पोलिनोमियल को p है तो p से लिखे, और मान लीजिए x में फंक्शन है, इस तरह से लिखते हैं। मान लीजिए क्या है? x में फंक्शन है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होगा? a0 a1x + a2x² + a3x3, ठीक है, प्लस ... an x के पावर n, ठीक है। वेयर जहां क्या होगा? an डज नॉट इक्वल टू 0, जो मतलब कि पोलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। एंड a0 a1 a2 a3 ... an है, सब क्या होगा? a0 a1 a2 a3 एंड an, ये सब क्या होगा? ऑल आर क्या होगा? रियल नंबर। ये सब के सब क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। तभी मतलब कि डिफिनेशन में हो गया पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर, और इसका जो फॉर्म होगा px बराबर a0 a1x a2x² a3x3। देखिए सब में क्या है? सिंगल वेरिएबल लिए हैं, x में लिए हैं, ठीक है। वेयर an जो मतलब जो वेरिएबल जो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन का जो सबसे मैक्सिमम पावर होगा, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और a0 a1 a2 a3 a4 ... a1 ये सब क्या होगा? ये सब के सब होंगे रियल नंबर। एंड एक और ध्यान देने वाली बात है, एंड क्या चीज जो भी आपको हमने बताया है कि जो जितने भी चर है वो सब क्या होना चाहिए?
पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या होगा इसका, हम लिखेंगे पावर ऑफ एक्स इज क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर, एंड पावर ऑफ एक्स इज नॉन निगेटिव इंटीजर। पावर ऑफ एक्स क्या होगा, नॉन निगेटिव होगा। तो आइए आपको हम कुछ एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है। एक दो एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे इसके एग्जांपल हम देते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया x के पावर 4 प्लस 3x² प्लस √3x, ये सब पॉलिनोमियल है, प्लस 4। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिख देते हैं x के पावर 9 प्लस 3x के पावर क्यूब प्लस 4x² प्लस √3x प्लस 9। ये सब एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है। देखिए सब में क्या है, सिंगल वेरिएबल x है और सब के पावर पॉजिटिव है। सबका पावर पॉजिटिव है, हमको कोफिशिएंट से मतलब नहीं रखना है, केवल और केवल वेरिएबल का पावर देखना है कि वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है या नहीं। यदि पॉजिटिव होगा तो वो जो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, और पॉजिटिव नहीं होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक बात और देखिए, आपसे क्वेश्चन में परीक्षा में पूछता है कि एक n घात वाले बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ n घात वाले बहुपद लिखा है ना, यहाँ px बराबर a0 a1x डॉट 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 n करके x² पावर n तक गया है। तो n घात वाले बहुपद में पदों की जो अधिकतम संख्या होगी कितना हो जाएगी बताइए। यहाँ से हम काउंट करिए, यहाँ से a से लेकर के n तक तो n हो गया, लेकिन a0 भी है, a0 जो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, जैसे यहाँ है, तो एक पद बढ़ गया। तो कहने का मतलब किसी भी बहुपद में कोई भी n घात वाले बहुपद, मतलब मैक्सिमम जिसमें घात होगा उसमें पदों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, n+1। जैसे सपोज करिए इस बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, जैसे x के पावर 4 है ना, इस चर में अधिकतम पावर कितना है, 4 है। तो इसको यदि बहुपद के रूप में लिखेंगे तो बहुपद का जो रेंज होगा परिसर, अधिकतम कहां से कहां तक जाएगा, मतलब 4 है तो 4+1, मतलब इसमें जो अधिकतम पद होगा कितना होगा, 5 होगा। देखिए 1 2 3 4 पद लिख दिए, एक पद कौन सा छूटा हुआ है, x³ वाला पद छूटा हुआ है, मतलब इसमें नहीं है, लेकिन अधिकतम हो सकता है। यदि लिखेंगे तो x³ भी इसमें आ सकता है। तो इसीलिए जो n घात वाले बहुपद होगा, आपके एक नंबरी क्वेश्चन में आ भी जाता है कि एक n घात वाले बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो पदों की जो अधिकतम संख्या होगी n+1, उस घात में +1 जोड़ दें, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म भी होता है। ठीक है, तो आइए आपको ध्यान से देखिए, इसका मैं एग्जांपल लिखाता हूं कुछ कि कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है, आपको कमेंट में उत्तर देना है। अभी हमने जो कंसेप्ट बताया उस पर, तो आइए लिखते हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, आराम आराम से हम चलेंगे और पूरे अलजेब्रा को खत्म करेंगे। ठीक है, आइए एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, विच वन इज पॉलिनोमियल। इनमें से मैं हिंदी में बोल देता हूं, विच वन इज पॉलिनोमियल, इसमें इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पहला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, √3x³ प्लस 4x के पावर -2 प्लस √3x के पावर 4। दूसरा x प्लस 1/x प्लस 3x³। तीसरा x² प्लस y² प्लस z²। तीसरा √3x प्लस x के पावर √x प्लस x के पावर 9 प्लस 4। चौथा एग्जाम्पल मैं आपको इधर दे रहा हूं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर लिखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैं दे रहा हूं, इसे बोल दिए y² प्लस y के पावर 1/3 प्लस 2y। ठीक है, √2x³ प्लस -1/3 प्लस 3x² प्लस 1। छठा x² 2/3
प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2/3x। सतवा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं लेते हैं, बहुत एक्स स्क्वायर ले लिए, लिखते हैं एक्स के पावर 5 प्लस 2 एक्स के पावर 4 प्लस 2√2 एक्स के पावर क्यूब प्लस 3x। ठीक है, हमने आपको 7 एग्जाम्पल दिया है और आपको इसमें बताना है कि कौन कौन सा पोलिनोमियल है। तो अभी हमने आपको बताया कि पोलिनोमियल किसको कहेंगे। तो पोलिनोमियल किसको कहेंगे? पोलिनोमियल एक चर वाला वैसा व्यंजक, कहने का मतलब एक चर वाला वैसा व्यंजक जिसमें मतलब जिसका सभी के सभी चर क्या हो, धनात्मक हो। यदि एक भी चर यदि ऋणात्मक आ गया तो पोलिनोमियल नहीं होगा। और ध्यान देने की बात है, एक वेरिएबल में, मतलब जो चर होगा केवल और केवल एक वेरिएबल में होगा, क्योंकि हमने आपको डिफिनेशन जस्ट बताया है। तो अब बताइए इसमें से कौन सा पोलिनोमियल है। यहां देखिए पहला क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। सब पहले हम चेक करते हैं कि वेरिएबल में है कि नहीं, कौन से वेरिएबल में है। तो यहाँ देखिए सिंगल वेरिएबल एक्स, सिंगल वेरिएबल एक्स, सिंगल वेरिएबल एक्स। हमें कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कोफिशिएंट से मतलब नहीं है। मतलब एक्स के साथ अचर के चर के साथ जो गुना में लगा रहता है, इसको गुणांक बोलते हैं, उससे हमको मतलब नहीं लेना है। हमें केवल और केवल वेरिएबल पर फोकस करना है, केवल और केवल वेरिएबल पर फोकस करना है, यानी चर पे फोकस करना है। तो चर में यदि निगेटिव आ गया तो निगेटिव इंटीजर आ गया, निगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन है, वो सब के सब क्या होगा, वेरिएबल, सब के सब पोलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। देखिए यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ देखिए निगेटिव आ गया, निगेटिव इंटीजर आ गया, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अब दूसरा में आइए, एक्स है प्लस 1/x है प्लस 3x, ये भी एक्स के वेरिएबल में है, ये भी एक्स में है, ये भी एक्स में है, एक चर में है। लेकिन ध्यान देखिए इसके पावर पॉजिटिव है, यहाँ 1/x को क्या लिख सकते हैं, यहाँ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस एक्स के पावर -1 प्लस 3x क्यूब। आ गया, रूप हमको चेंज कर दिया, क्या दिखाई दे दिया, निगेटिव दिखाई दे दिया, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, यानी बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ देखिए कितने चर है, यहाँ x चर है, y है, z है, या 3 चर में है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए हमें आपको ध्यान, अभी हमने आपको बताया कि हमें कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, इसमें कुछ भी कोफिशिएंट हो उससे मतलब नहीं है, केवल चर पे देखना है। तो यह x है, यहाँ देखिए x है, इसको फिर क्या लिख सकते हैं, √3x प्लस x के पावर 1/2 लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, रूट है, इसमें पावर 2 जो है छुपा होता है, प्लस x के पावर 9 और प्लस 4। फिर आपको यहाँ क्या दिख गया, ध्यान से देखिए क्या दिख गया आपको, x के पावर 1/2 यानी फ्रैक्शन है। हमने बताया केवल केवल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होगा, मतलब धनात्मक पूर्णांक होगा उसके पावर में, यहाँ तो फ्रैक्शन आ गया, इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखिए ये पोलिनोमियल है क्या, वाई स्क्वायर प्लस वाई के फ्रैक्शन आ गया, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ये देखिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है, निगेटिव आ गया। यहाँ देखिए एक्स के पावर 2/3 फ्रैक्शन है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। हमें यहाँ 2/3 से मतलब नहीं है, हमें कोफिशिएंट से मतलब नहीं रखना है। यहाँ देखिए एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 4, एक्स क्यूब एक्स, हमें कोफिशिएंट से मतलब नहीं रखना है, केवल और केवल चर यानी वेरिएबल का पावर देखना है। यदि वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो वो क्या होगा, वो सब के सब पोलिनोमियल होगा। तो देखिए एक पोलिनोमियल हो गया। तो आई होप आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा कि कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो चलिए पोलिनोमियल के हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट कंसेप्ट है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। मतलब पोलिनोमियल की बहुत सारे प्रकार हैं। पोलिनोमियल क्या है, बहुत सारे प्रकार है, जिसमें आता है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थ पदी, बहुत सारे पद है। हमने आपको एक जनरल डिफिनेशन लिखा दिया है, px बराबर a0 a1x a2x स्क्वायर डॉट डॉट an x के पावर n, मतलब n पद में बहुपद हो सकता है, और उसमें घात जो होता है घात भी n हो सकता है, यानी एक घातीय बहुपद हो सकता है, द्विघातीय हो सकता है, जैसे अब लिखा है द्विघातीय द्विघात समीकरण, तो द्विघातीय बहुपद हो सकता है, त्रिघातीय बहुपद हो सकता है, चतुर्थ घातीय हो सकता है, तो n घात का बहुपद हो सकता है। ठीक है, तो आपको हम समझाएंगे अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो मेरे साथ बने रहिए। तो हमने अभी देख लिया है पोलिनोमियल का डिफिनेशन क्या होता है। तो आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है पोलिनोमियल का ही, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हम
बिल्कुल बेसिक से हैं और एक एक पॉइंट को डिस्कस करते जा रहे हैं, ठीक है। कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसको कहेंगे? आप ध्यान से आप जरा इसको समझिए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसे कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं, डिग्री मीन्स होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं घात, मतलब बहुपद की घात किसको बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक एक्सप्रेशन लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x के पावर 9 प्लस 2x के पावर 4। दूसरा एग्जाम्पल लिखा x के पावर 3x के पावर 8 प्लस 2x के पावर 4 प्लस 3x। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन में सबसे जो मैक्सिमम पावर कहाँ नजर आ रहा है आपको? यहाँ पर। यहाँ तो 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, तो सबसे मैक्सिमम पावर ये है। और इसमें सबसे मैक्सिमम पावर कहाँ है? x है तो 1 है, कुछ नहीं हुआ, ये 4 है, ये 8 है, तो सबसे मैक्सिमम पावर यहाँ आया। तो डिग्री जो होगा इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा? 9। मतलब जहां पर जिस वेरिएबल पर सबसे मैक्सिमम पावर होगा जिस वेरिएबल पर, वही उसकी डिग्री होती है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पर डिग्री कितना है? 8। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितना हो जाएगा? 8। तो कहने का मतलब इसका डिफिनेशन क्या होगा? इसका डिफिनेशन होगा, ध्यान से देखिएगा, अभी हमने क्या बताया, मतलब कि जिस एक्सप्रेशन में सबसे जो मैक्सिमम, जिस वेरिएबल के पावर में मैक्सिमम होगा, मतलब मैक्सिमम पावर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसका डिग्री बोलेंगे। तो क्या होगा डिफिनेशन? मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मतलब वैसा डिग्री, मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा उसको क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल अभी हमने दिया है, और भी एग्जांपल देता हूं, x के पावर 4 प्लस x के पावर 2 प्लस √3x। दूसरा लिख देते हैं x के पावर 12 प्लस 3x के पावर क्यूब प्लस 2x। उसके बाद मैं लिख देता हूँ फिर 3x के पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ डिग्री, एग्जाम्पल से ध्यान से समझिए, यहाँ डिग्री कितना हो जाएगा? यहाँ डिग्री हो जाएगा, मैक्सिमम पावर कहाँ है? यहाँ पे, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 4। इस एक्सप्रेशन का डिग्री, इस वेरिएबल का डिग्री 4, इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 12, इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 5। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल किसको कहेंगे। मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। मतलब चर का जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम घात होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, मतलब बहुपद का घात बोलेंगे, जो मैक्सिमम पावर होगा। ठीक है, अब इसमें आइएगा ध्यान से। अभी हमने बहुपद जो पढ़ रहा था, बहुपद जो था केवल और केवल सिंगल वेरिएबल में था, वो बहुपद के डिफिनेशन में ही है सिंगल वेरिएबल। तो हम ध्यान से देखते हैं, अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब हम कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां से आपको क्वेश्चन नजर आता है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछता है, मैं लिखता हूं सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन हमने आपको बता दिया है, हम इक्वेशन पढ़ाते हैं। दूसरा लिखता हूं सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, इसको भी हम समझ रहे हैं। उसके बाद लिखते हैं लीनियर इक्वेशन पर किसको कहेंगे वो भी बताते हैं। वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद तीसरा जो है टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसी को बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन।
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हमने आपको बोर्ड पर अजीब सा चीज लिख दिया, आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, हमने बहुपद पढ़ लिया, बहुपद के घात भी पढ़ लिया। इसे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे, मतलब जिसमें वेरिएबल क्या हो, सिंगल हो, और लीनियर इक्वेशन जो बोलते हैं जिसका जो घात होगा एक होगा, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे एक्स है, इसमें घात क्या है, एक है, एक्स प्लस 5, ये सब लीनियर इक्वेशन है। एक्स प्लस 2, एक्स का घात 1, सब के सब लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन किसी को कहेंगे, वेरिएबल में जो घात होगा एक होगा, मतलब जिसका डिग्री जो होगा, डिग्री क्या होगा, एक होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल वेरिएबल में यदि डिग्री एक होगा तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा किसको बोलेंगे। तो आप देखिए सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, जैसे अभी हमने एग्जांपल बताया क्या होगा इसका रूप, जैसे बोल देते हैं एक्स प्लस 5। ठीक है, एक्स प्लस 5 बराबर 0, फिर एक्स प्लस 9, ये सब एग्जाम्पल है इसका। उसके बाद हो गया आपको 3x प्लस 2 बराबर 0, 4y माइनस 3 बराबर 0, 2z प्लस 4 बराबर 0। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। मतलब चर सब में केवल और केवल एक ही है। चर क्या है, देखिए यहाँ x चर है, यहाँ x चर है, यहाँ y चर है, यहाँ z चर है, मतलब सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। तो आप बताइए इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका हल कितना होगा, इसका हल निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर -5, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, -9, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 2 इधर जाएगा -2/3, यहाँ से यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 3/4, यहाँ से z का मान कितना आ जाएगा, -4, देखिए z 2z प्लस 4 को इधर लगेगा -4 हो जाएगा, यहाँ z से कितना हो जाएगा, -4/2, कितना हो गया, -2, तो z का मान यहाँ कितना आ गया, -2। तो कहने का मतलब मैं वो क्या समझाना चाह रहा हूँ, जितने भी सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है सबका क्या है, एक सिंगल मान है, मतलब यूनिक मान है, सबका अपना अपना यूनिक मान है ना, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब द्वितीय हल है, मतलब दो सॉल्यूशन इसका नहीं है। जो जितने भी सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है उसके क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब जो x जो होगा, जो y होगा, जितने भी चर होगा उसमें, मतलब एक ही तो चर है तो उस चर का जो मान होगा यूनिक होगा, वो बदलेगा ही नहीं, समझे, जैसे सबका यूनिक मान आया है। तो इसका जो मोटा पॉइंट है, आपको परीक्षा में पूछता है कि सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के कितने हल होंगे, तो केवल और केवल एक हल होंगे। इसका क्या होगा, केवल और केवल एक हल, कहने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं इस पर, वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आपको मिटाते भी है इसको, वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, नाम से स्पष्ट है, लीनियर इक्वेशन में बताया है कि वेरिएबल जो होगा उसमें क्या होगा, जिसका डिग्री जो होगा 1 होगा, पावर जो होगा 1 होगा, कहने का मतलब। ठीक है, तो वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें वेरिएबल कितना होगा, 2 होगा। जैसे एग्जांपल में बताता हूं, जैसे 3x प्लस 4y बराबर हमने लिख देता हूं 13। ठीक है, पहला इक्वेशन देख लीजिए, x के पावर भी 1 है, y के पावर भी 1 है, और दो चर भी है, x में भी चर है, y में भी चर है, तो इसको क्या बोलेंगे, वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का। जैसे दूसरा एग्जांपल हम देते हैं, ठीक है, 2x माइनस y बराबर 4, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मतलब कि वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन सीधे बोल सकते हैं टू वेरिएबल में। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो ध्यान से आप देखिएगा, पहले इस पर आते हैं, देखिएगा 3x प्लस 4y बराबर हमने 13 दिया है। तो अब देखिएगा यहाँ यदि हम x, आपको एक इक्वेशन दे दिया, ये इक्वेशन आपको पूछ रहा है परीक्षा में कि x और y का मान आप निकालिए, आपको कुछ नहीं दिया है, केवल एक इक्वेशन दे दिया, वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, और आपसे पूछ रहा है कि इसका परीक्षा में कि x और y का मान बताइए, x और y का मान क्या होगा। ऑप्शन में आपको हो सकता है लिख दे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अनंत होगा, ऐसे ही बहुत सारे होगा। तो क्यों होगा जो आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम x का मान यदि यहाँ 0 लेते हैं, x का मान 0 लेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 13/4 होगा कि नहीं होगा।
y का मान 13/4, ठीक है। यदि मान लीजिए y का मान हम 0 ले ले तो x का मान कितना हो जाएगा 13/3। यदि हम x का मान 1 ले ले तो y का मान कितना हो जाएगा, देखिए x का मान 1 ले लेंगे, 13 में से 3 गया 10 और 10/4 तो कितना हो जाएगा 5/2 y का मान हो जाएगा 5/2। यदि हम y का मान 1 ले लेते हैं तो 13 में से 4 गुने 1 4 होगा, 13 में से 4 गया 9, 9/3 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। कहने का मतलब x और y का मान भिन्न भिन्न वैल्यू पर भिन्न भिन्न आ रहा है, यह अनंत तक जा सकता है, मतलब इसका मान फिक्स नहीं है। आप इसे क्या समझ रहे हैं कि जितने भी वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होगा, इसका जो मान होगा, इसके जो क्या होगा, इसका जो मान होगा अनंत होगा, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके निकलेंगे। इसके मान जो होंगे इनफाइनाइट होंगे, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा, हल होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। x रखिएगा 0 तो y बदल जाएगा, y रखिएगा तो x बदल जाएगा, मतलब हर एक पॉइंट पे x और y का मान अलग अलग हो रहा है, इसका मतलब इसका मान अनंत होगा, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली क्या बात है, जैसे हमने आपको बता रहा हूं, जैसे मैं ऊपर लिखता हूं, इससे ध्यान दीजिएगा क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं दे दिया आपको x + y = 5, ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूं कि 4x + y का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप फटाक से बता दीजिएगा, क्या बताइएगा, आप बताइए यहाँ x का मान, जैसे हम x + y 5 है तो ये मान कभी बदल सकता है, कभी नहीं। x + y का जो मान होगा हमेशा 5 ही होगा, लेकिन x और y कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए x का मान 1 रखेंगे तो y 4 हो जाएगा, x का मान 2 रखेंगे तो y 3 हो जाएगा, लेकिन टोटल तो 5 ही आएगा। कहने का मतलब जो x + y है कलेक्टिव है वो यूनिक सोल्यूशन होगा। कहने का मतलब वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यदि कलेक्टिव में पूछ रहा है तो उसका जो सोल्यूशन होगा ये यूनिक सोल्यूशन होगा। ये इक्वेशन दे दिया x + y = 5, तो पूछ रहा है 4x + y का मान, तो क्या हो जाएगा 4 × 5 यानी 20, ने क्या गया यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय हल, यूनिक सोल्यूशन हो गया, ठीक है। लेकिन इसी में यदि आपसे पूछ देता कि 4x + 4y का मान बताइए, इसमें 4x + 4y नहीं, पूछ देता आपसे 4x - 3y का मान बताइए, तो आप निकाल सकते थे? बिल्कुल नहीं निकाल सकते थे। एक इक्वेशन है, कैसे आप निकाल लीजिएगा 4x + 3y। देखिए हमने इसे x + y = 5 दे दिया, तो यहाँ 4x - 3y का आपसे मान निकालना है, तो कैसे निकालिएगा? जैसे आपको हम दिखाते हैं, यहाँ से y का मान रखते हैं कितने 5 - x, तो यहाँ रख देते हैं 4x - 3 × 5 - x, क्या आ जाएगा 4x - 15 - x, यानी 3x - 15। आप निकाल सकते हो, बताइए इसका मान आप निकालिएगा, निकलेगा आपसे? नहीं निकलेगा। कहने का मतलब, और इसका मान अब x का मान 1 रखिएगा तो y कुछ भी आ सकता है, मतलब इसके अनंत मान होंगे, जो मैं समझाना चाह रहा था। लेकिन जब x + y का मान कलेक्टिव में दे दिया 5, तो 4x + y का मान मतलब कलेक्टिव में पूछ रहा है तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। लेकिन यदि पूछे कि x का मान और y का मान अलग अलग निकालिए, तो अलग अलग तो नहीं निकाल सकते, इसका अनंत मान हल होंगे, यूनिक सोल्यूशन हो नहीं सकता है, तो इसके क्या मान होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है। अब आते हैं जो बेसिक सा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वह है टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम आपको ऊपर मिटा करके बताते हैं, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इससे क्वेश्चन बहुत रहता है। टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसी को बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब दो वेरिएबल में दो इक्वेशन दिया गया है और आपको बताना है कि उस दोनों का मान क्या होंगे। तो हमने अभी आपको क्या क्या डिस्कस किया, अभी हमने आपको पोलिनोमियल बताया, पोलिनोमियल का डिफिनीशन बताया, पोलिनोमियल पहचानना बताया, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताए, उसके बाद सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बताए, उसके बाद वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताए, हो गया। अब देखिए सर एकदम बिल्कुल बेसिक से और हर एक पॉइंट को डिस्कस करते जा रहे हैं, और अब हम बता रहे हैं टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्या होगा, पहले मैं इसका कंसेप्ट बताता हूं आराम से,
और इस पर बहुत सारे सवाल भी आते हैं, तो हम सवाल को भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखते हैं, फॉर्म लिखते हैं। जैसे मान लीजिए पहले इक्वेशन है a1x, पहले आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी जो टू लीनियर इक्वेशन है, कोई भी टू लीनियर इक्वेशन, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, जो टू वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल में, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये तो आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन का बेसिक सा है टू वेरिएबल में। तो हम मान लेते हैं पहला इक्वेशन जो होगा क्या होगा, मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इक्वेशन इसको फर्स्ट मानते हैं, एक लीनियर इक्वेशन हो गया टू वेरिएबल में, और दूसरा मानते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दूसरा इक्वेशन मानते हैं। ठीक है, हमको बताना क्या चाह रहे हैं, इसमें कुछ पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, इफ a1 बाई a2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यदि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है तब क्या होगा, अब देखते ही बता दीजिएगा। जब तो जो कंडीशन निकलेगा वो हो जाएगा, ये दोनों सोल्यूशन का जो मान होगा क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन तो होगा ही, साथ के साथ इसकी जो प्रकृति होगी, इसकी जो नेचर ऑफ सोल्यूशन होगा, किस टाइप का होगा, कंसिस्टेंट होगा। इसका हिंदी में बता रहा हूं, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट यानी अविरोधी युग्म, इसको बोलते हैं अविरोधी युग्म। ठीक है, अविरोधी युग्म। और तीसरा जो कंसेप्ट है, इफ a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, तो इसके जो इक्वेशन का जो मान होगा क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा, और कंसिस्टेंट होगा यानी अविरोधी युग्म होगा। इसी को कभी कभी संगत युग्म बोल देते हैं, इसको लिख लीजिए संगत युग्म भी। ठीक है, और तीसरा जो कंसेप्ट है, तीसरा क्या है, लाइन्स आर, मतलब जो रेखा हम खींचेंगे, लाइन्स आर intersecting at, lines are intersecting at a point, मतलब एक बिंदु पर लाइन जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट, ईच अदर लिख दीजिए, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट। कहने का मतलब जैसे कोई भी, जैसे ये वाला इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन को यदि हम ग्राफ में ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला इक्वेशन है, ये गया, तो ये जो दूसरा इक्वेशन होगा ना, इसी इक्वेशन पर इस तरह से जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसी बिंदु पर इसका हल है, और एक ही मान होगा। ठीक है, कहने का मतलब इफ a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, संगत या विरोधी युग्म या कंसिस्टेंट, और लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट ईच अदर पॉइंट, और जो दोनों लाइंस, ये दोनों लाइंस जो बड़े इक्वेशन होंगे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को काटते हुए जाएंगे। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट है, इफ a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, यानी a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 सब एक दूसरे के बराबर हो जाए, तब क्या होगा, तब जो सॉल्यूशन होगी तब हो जाएगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जो हल होगा कितना होगा, अनंत होगा। और इक्वेशन की जो प्रकृति होगी कैसी होगी, इक्वेशन की प्रकृति अभी भी कंसिस्टेंट ही रहेगा, कंसिस्टेंट ही रहेगा, यानी संगत या अविरोधी ही रहेगा, लेकिन लाइंस आर कोइंसिडेंट होगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के संपाती होगा। कोइंसिडेंट मीन्स होता है संपाती। कहने का संपाती किसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए एक रेखा है, एक रेखा ये है a1x जो b1y, जैसे मान लीजिए संपाती है x प्लस y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा जो इक्वेशन होगा मान लीजिए ax प्लस 2y है, तो दूसरा जो इक्वेशन होगा ये इसी लाइन पे होगा, इसी लाइन पे होगा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, यदि इस तरह की प्रकृति आ जाए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2,
तो सॉल्यूशन जो होगा इनफाइनाइट होगा, उसकी प्रकृति कंसिस्टेंट होगी, और लाइंस जो होगा क्या होगा, कोइंसिडेंट टू ईच अदर, मतलब संपाती होगा, मतलब एक ही रेखा पर रेखा स्थित होंगे, मतलब एक रेखा है इसी रेखा पर दूसरा रेखा भी आ गया, इसको बोलते हैं संपाती। ठीक है। अब तीसरा जो कंडीशन है, इफ a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल, ऐसे इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा, और ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जिसको बोलते हैं विरोधी युग्म या असंगत युग्म, विरोधी या असंगत इसको बोल सकते हैं। ठीक है। एंड इसमें जो कंडीशन है, एंड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइंस आर पैरेलल मतलब समांतर होगा, पैरेलल टू ईच अदर, इसमें लाइन जो होंगे एक दूसरे के समानांतर होंगे। कहने का मतलब यदि एक इक्वेशन ये है तो एक इक्वेशन ये है तो दूसरा इक्वेशन ऐसे होगा, मतलब एक दूसरे के समानांतर होगा। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसके जो सोल्यूशन होंगे, कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं निकल सकता है, आप इसे कोई भी मान नहीं निकाल सकते हैं, और इसकी जो प्रकृति होगी, नेचर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, विरोधी युग्म या असंगत युग्म। एंड इसकी जो आपसे परीक्षा में पूछेगा इस प्रकार के लाइन कैसे होंगे, तो इस प्रकार के लाइन जो होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इसमें जो तीन कंसेप्ट है, मोटा मोटी आपको हमने बता दिया, तीन कंसेप्ट है, और इस पर क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको याद कैसे रखना है, जैसे आप पूछ देगा परीक्षा में, इसे ध्यान से देखिएगा, इसके कुछ मोटा पॉइंट जो आपको याद रखना है। मैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। अभी तो हमने इसको आपको दे दी है थ्योरी, अब इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। ठीक है, किसको बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अभी हमने बताया, एक चर्चा की कंसिस्टेंट डिस्कस किए, और एक डिस्कस किए इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हमने कहाँ कहाँ डिस्कस किया था, एक डिस्कस किया था कंसिस्टेंट होगा, कहने का मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट यदि होगा तो एटलीस्ट कम से कम, क्योंकि एक सॉल्यूशन था या तो अनंत सॉल्यूशन था, तो कंसिस्टेंट में क्या होगा, पहला शर्त है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक हल होंगे। तो एक इसका दो रूप था, क्या इसका दो रूप कौन कौन था, यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा रूप क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, हमने डिस्कस किया है। और इनकंसिस्टेंट में क्या था, लाइंस आर पैरेलल, मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा तो नो सॉल्यूशन, यानी लाइंस आर पैरेलल, इसमें लाइंस आर कोइंसिडेंट, और इसमें लाइंस जो होगा एक दूसरे के प्रतिच्छेद करेगा, यानी इंटरसेक्टिंग एट ईच अदर एट ए पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको जानने की मैं कोशिश करता हूं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, मैं एग्जाम्पल आपको बोर्ड पर बारी बारी से लिख रहा हूं, और मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा इक्वेशन जो है संपाती होगा, किसके कितने सॉल्यूशन होंगे, आपको देखते ही बता दीजिएगा इसमें कितने सॉल्यूशन। जो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, देखिएगा, इधर ही लिख देते हैं। देखिए, पहला जो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा मेरे बोर्ड पर, 9x + 3y + 12 बराबर 0। एक इक्वेशन हमने लिख दिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और दूसरा इक्वेशन जो हम लिखते हैं 18x प्लस क्या लिखे बताइए, 6y और प्लस लिख देता हूं क्या, 24, ध्यान से देखिएगा, बराबर 0। अब देखिए, पहला इक्वेशन हमने लिख दिया, ये एक सेट लिख रहे इक्वेशन के, और हम दूसरा सेट एग्जाम्पल का लिखते हैं। दूसरा सेट भी देखिएगा, x - 4y प्लस, ध्यान से देखिएगा, दूसरा सेट भी मैं लिख रहा हूं, x - 4y प्लस 14 बराबर 0। और एक और इसका सेट लिख देते हैं। अब मेरे साथ बोर्ड पर बने रहिए, आपको कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही अच्छे से आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल है 3x + 2y और प्लस 3 बराबर 0। अब देखिएगा ध्यान से, 9x + 3y + बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0 हमने लिखा है, और आपको ध्यान से देखना है। और इसको लिखे x - 4y + 14 और 3x + 2y + 14।
-14 बराबर 0। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे हमने क्या बताया है। पहले यहाँ देखिए, इसमें ए की जगह क्या है 9 है, A1 की जगह 9 है, A2 की जगह 18 है। तो देखते हैं पहला एग्जांपल में, इसमें देखते हैं A1/A2 बराबर कितना दिया हुआ है 9/18, B1/B2 3/6 एंड C1/C2 कितना दिया हुआ है 12/24। अब सबको काटिए था, 1/2 आ गया, यहाँ भी 1/2 आ गया और यहाँ भी 1/2 है। कहने का मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो किस प्रकार का सॉल्यूशन हो गया, ये जो सॉल्यूशन अभी बताया है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट होगा ना, और कंसिस्टेंट होगा, यही ना होगा। अब इस एग्जांपल पर आते हैं। देखिए A1/A2 क्या है, वहां A1/A2 क्या है, A1 1 है और A2 3 है। B1/B2 कितना है -4 है और कितना है 2 है, तो कितना हो गया कितना हो गया -2। और C1/C2 कितना है 14/-14, तो कितना हो जाएगा 14/-14, यानी कितना हो गया -1। तो देखिए यहाँ देखिएगा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया यूनिक सॉल्यूशन। ये इक्वेशन देगा यूनिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये जो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है। x - 4y + 14 3x + 2y - 14 बराबर 0 क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो प्रकृति कैसी होगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल आप देखिएगा ध्यान से। जैसे मैं तीसरा एग्जांपल बोर्ड पर जगह नहीं